हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड योर एसएससी टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 8 के जो न्यू बुक है इसका चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 होने वाला है ये। बिकॉज बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि 15 सितंबर को उनका एग्जाम है तो उससे पहले फटाफट से अपलोड कर दो। एंड टुडे ऑलरेडी आज 14 सितंबर हो चुका है, पार्ट 1 ही अपलोड हो पाएगा बिकॉज एकदम से कल रात को ही मैसेजेस आए हैं। तो फिर मुझे ये था कि पहले तो मैं आप लोगों के चैप्टर नंबर 5 के नोट्स अपलोड करने वाली थी, उसका प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि बच्चों की कमेंट्स आ रहे हैं इसके लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। चैप्टर का नाम यहाँ पे होने वाला है द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेकिन देखो प्लीज एक बार चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को चीज बोल रही हूँ, प्लीज जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 था चैप्टर, पहले आप लोग उस वाले चैप्टर की दोनों ही वीडियोस प्लस क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो देखकर आओ। उसी के बाद आप लोग इस वाले चैप्टर पे आना, बिकॉज वो जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 5 उसमें मैंने आपका बेस बहुत अच्छा बना दिया है ऑलरेडी। वहां मैंने एक ही चीज को बार बार दो दो तीन तीन चार चार बार वहां मैंने रिपीट करा है। तो यहाँ पे मैं उस चीज को हल्का सा कम समझाऊंगी बिकॉज वहां मैंने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगा के, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी लगा के, जो क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो थी उसमें भी मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया था। इवन मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पर ये चीज प्रिपेयर कर मैंने आप लोगों को यहाँ से भी पढ़ाया था, इलेक्शन का सिस्टम समझाया था। मैंने आप लोगों को उस वाली वीडियो में सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया था। इसलिए पहले एक बार मैं फिर से कहूंगी, एक बार जो चैप्टर नंबर 5 है उसको पढ़ो, बिना उसको पढ़े, बिना उसको समझे, बिना उसके वीडियो देखे चैप्टर नंबर 6 आप लोगों के समझ में नहीं आ पाएगा इतना अच्छे से। मैं फिर भी यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को फिर भी मैं एक बार, अगर आप लोगों ने नहीं भी देखा है तब भी समझाने की पूर्ण तरीके से कोशिश करूं। ठीक है जी। तो चलो अब बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है बच्चा आपका द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट के सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इनके कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन से इनके काम होते हैं, क्या जुडिशियरी होता है, सबके बारे में हम आज के इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस देख रही हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके सारी प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो अलादे कृष्ण अय्यर जी थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में ही यहाँ पर 1949 के नवंबर में एक बात कही थी। इन्होंने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज नॉट अ मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ एक कानून का डॉक्यूमेंट नहीं है, कानून का या कानून वालों का, बेसिकली लॉयर्स का डॉक्यूमेंट नहीं है वो सिर्फ एक, बल्कि इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ, ये जीवन को चलाने का पहिया है जिससे हमारा जीवन जो है चल रहा है और आगे भी चलेगा। एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ द एज, और जो भी यहाँ पर समय चल रहा है उस समय की आत्मा, उस समय के मेन सिद्धांत, उस समय की मेन चीजें यहाँ पर सब कुछ क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होंगी। अब चाहे आपका वो कहते हैं चाहे 1949 चल रहा हो, चाहे 2049 आगे आने वाले टाइम में आएगा, चाहे वो चल रहा हो, हर समय पे ये कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है वो मेन बातें, हर एक चीज यहाँ पे डिक्लेयर करेगा, आपको बताएगा, आपको समझाएगा। और जो मेन चीज है यहाँ पर हमारे इंडिया की वो होगी कॉन्स्टिट्यूशन। ना बार बार आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड, सॉरी बार बार आई एम रिपीटिंग, एक ही बात होगी, वो इंडियंस वाली चीज है ना, पीछे का बैकग्राउंड बार बार रिपीट, दोबारा रिपीट कर दो, वो वाली चीज होती है कई बार। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे बोला कि जो आपका वो होता है ना, सॉरी व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन। अब बार बार मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड बोल रही हूँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है आई होप आप लोगों को पता होगा, इसलिए बोल रही हूँ। प्लीज एक बार जाके प्रीवियस वाली वीडियोस को चेकआउट कर लाओ, वहां बहुत ज्यादा ही डिटेल में समझा रखा है चैप्टर नंबर 5 की वीडियोस को। फिर भी अगर बताऊं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट है, या आप कहोगे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें हमारी कंट्री में फॉलो होने वाले जो रूल्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, लॉज हैं, वो सब चीजें उसके अंदर लिखी होती हैं। और हमारी कंट्री में रहने वाले हर एक पर्सन को उन लॉज को फॉलो करना होता है। तो उस डॉक्यूमेंट को सिंपली आपका हम बोलते हैं बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, जो कि नवंबर 1949 की यहाँ बात करी गई है। देखो यहाँ पर कहते हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, अब ऑब्वियसली बात है, ये तो है नहीं कि हम जब पैदा हुए या जब हमारा इंडिया शुरू हुआ तभी खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, खुद ही कोई संविधान नाम की चीज आ गई, या खुद ही कोई ऐसा आ गया कि हाँ जी ये बुक है यहाँ पर, नहीं ना, उस बुक को बनाना पड़ा, उस डॉक्यूमेंट को बनाना पड़ा। तो जब इसको बनाना हुआ, जब इसको बनाया गया तो एक असेंबली में बनाया गया, भाई कुछ लोगों ने मिलकर इसको बनाया होगा। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान ने पूरा संविधान बना डाला, कई लोगों ने मिलकर उसको बनाया होगा। तो जिन्होंने भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया हम उन्हें बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। और जहां पर बैठकर बनाया मतलब बेसिकली वो आपकी थी, आगे पढ़ोगे अभी आप उसको, अब संविधान सदन था हमारा वो, वहां पे उसको बनाया। अब जो मीटिंग्स हुई, जो यहाँ पर चीजें हुई, इन सबको यहाँ पर कहा गया, उस असेंबली को बेसिकली कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिकॉज उसका मेन पर्पस था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। अब जो भी उसमें डिबेट्स हुई उसमें इन्होंने लाइन कही थी,
ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे ये ईयर क्यों लिखा है, ये डेट क्यों लिखी है, मंथ क्यों लिखा है, यहाँ पर बेसिकली हमारा जो संविधान था उसके बनने की शुरुआत होती है बेटा दिसंबर 1946 से। एग्जैक्ट डेट की बात करूं चैप्टर नंबर 5 में भी बताया था, 9 दिसंबर 1946 से बनना शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी भी हो गया था। बेसिकली हम कहते हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। लगा, अब ये बनकर तैयार तो हो गया, अडॉप्ट हो गया, लेकिन जो हमने इसको इन्फोर्स करा, जो हमने इसको लागू करा, वो हमने करा रिपब्लिक डे जब से बनाना शुरू करा, दैट इज 26 जनवरी 1950 से। और उसी के बाद से हम इस दिन पे अपना रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वाला जो एक बेसिक पॉइंट था 2-4 मिनट लगी है, लेकिन आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी और कॉन्स्टिट्यूशन कब से कब तक बना, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कहते हैं यहाँ पे जो ग्रेड 8 के यानी कि जैसे आप लोग की क्लास 8 के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, कहते हैं नालंदा विद्यालय से एक स्कूल के ट्रिप पे गए थे ये लोग, दिल्ली में गए थे बेसिकली। ठीक है, कहते हैं उषा, सुखविंदर, अंजलि, जौहन और फरीदा वगैरह ये सब यहाँ पर काफी एक्साइटेड थे नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग को देखने के लिए, टू विजिट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। नाउ दिस इज द पार्लियामेंट की न्यू बिल्डिंग। अब आपको जरा एक बार ओल्ड बिल्डिंग दिखा दूं कि ओल्ड बिल्डिंग कौन सी है, वो ये रही। ये आपके थी पुराने वाली जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी जिसमें संविधान भी बनना शुरू हुआ था और इसको इसलिए संविधान सदन कहते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे संविधान सदन, और ये पुराने पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। और ये रहा आपका नया वाले पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो कि अभी ही बना हुआ है, अभी बना है लाइक लास्ट ईयर ही। तो ये जो आपके क्या है, ये आपके नए वाले पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। दोनों ही पार्लियामेंट जो है न्यू दिल्ली में है, बिकॉज आप लोग को पता है दिल्ली में आपको सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में आपको हाई कोर्ट, दिल्ली में आपको पार्लियामेंट, दिल्ली में आपको हर एक चीज जो आपको दिल्ली में ही देखने को मिलती है, बिकॉज दिल्ली और एक न्यू दिल्ली इज द बेसिकली द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इंडिया। अब देखो यहाँ पर जब ये लोग जाते हैं यहाँ पे नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग को देखने के लिए, तो बच्चे यहाँ पर क्या क्या बातें कह रहे हैं या फिर और उनकी जो मैम है यहाँ पर वो उनसे क्या बातें कह रही है वो आपको यहाँ बताया गया। देखो जब जो ये लड़की है यहाँ पर, आई डोंट नो हर नेम की, यहाँ पर स्पेसिफिकली इन बच्चों का यहाँ पे नाम तो नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पे सबके नाम एक साथ दे रखे थे, तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। कहते हैं यहाँ पर ये बच्ची यहाँ पर कहती है, इस बिल्डिंग को देखकर, देखो ये वाली बिल्डिंग देखी और फिर यहाँ पर कह रही है इट्स नॉट स्क्वायर और राउंड, इट्स लाइक अ सॉफ्ट ट्रायंगल। ना तो ये राउंड है, गोल नहीं है, ना ही ये रेक्टेंगल में है, कुछ भी नहीं है, कोई राउंड भी नहीं है, कोई स्क्वायर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बल्कि ट्रायंगल की शेप में दिखा है आपको, सॉफ्ट सा ट्रायंगल है, इस तरीके से बना हुआ है कुछ, ये आपके ट्रायंगल से शेप यहाँ पर दिखा रखी है। अच्छा, अब जो मैम है वो मैम कहती है द 3-sided डिजाइन रिफ्लेक्ट्स बैलेंस, इंक्लूसिविटी एंड पर्पस। या मैम कहती है भैया जो 3 तरफ का, जो 3 साइड्स है यहाँ पर, एक ये साइड, एक ये साइड और एक पीछे की साइड, यहाँ पर ये जो तीनों साइड्स यहाँ पर दिखाती है, ये बेसिकली क्या चीज दर्शा रही है, किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है, बैलेंस को, कि किस तरीके से इन सबके बीच में एक बैलेंस बना हुआ है। अच्छा, किस तरीके से इंक्लूसिविटी है, यानी कि यहाँ पे सब हर एक कम्युनिटी को यहाँ पर इंक्लूड करा गया है, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करा गया, हर एक का यहाँ पर ध्यान रखा गया है और बड़ी पर्पसफुल तरीके से बनी है ये, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पर्पस है। यहाँ देखो मैम, अब देखो यहाँ पे शीशे यहाँ पे लगे हुए दिख रहे हैं आपको, इन शीशों की तरफ यहाँ पे इशारा करते हुए मैम यहाँ पे कहती है इट ऑल्सो यूजेस ग्रीन कंस्ट्रक्शन कटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय 30%। कहते हैं यहाँ पर मैम यहाँ पर बोलती है कि ग्रीन कंस्ट्रक्शन को भी यहाँ पर यूज करते हैं। बेसिकली ग्रीन कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा कंस्ट्रक्शन आपने करा है जिसमें आप इको फ्रेंडली तरीके से आपने यहाँ पे चीजों को बनाया है, जहाँ पे आप बिजली का यहाँ पर कम से कम यूज करो, आप एनवायरमेंट का कम से कम नुकसान पहुंचाओ, बिकॉज वो इको फ्रेंडली है। ग्रीन एनर्जी आपको होता है ना, ये सब चीजों, ये सब ग्रीन एनर्जी या ग्रीन वर्ड यहाँ पे यूजुअली कब होता है कि भाई हमने हरियाली को ध्यान में रखा है, हमने नेचर को, हमने एनवायरमेंट को ध्यान में रख के कोई भी यहाँ पर चीजों को बनाया है। फॉर सपोज अब यहाँ पर बोल रहे हैं भैया ग्रीन कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे इस्तेमाल करा गया, इलेक्ट्रिसिटी का यूज को 30% से कम कर रहा है। जो पुरानी वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग थी, अगर उसमें 100% इलेक्ट्रिसिटी लगती थी तो इसमें कितनी लग रही है, 70% इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, 30% से जो है वो कम हो गई। मान लो इन्होंने शीशे बना दिए तो यहाँ पे नेचुरल लाइट आ रही है, अंदर इन लोगों ने एनर्जी एफिशिएंट कुछ यहाँ पे चीजें बनवा दी, उससे यहाँ पर एलईडी बल्ब लगवा दिए, ये सब चीजें उन लोगों ने यहाँ पर करी। अब ये देखो यहाँ पर ये अंदर का यहाँ पे स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखा रखा है। ये बच्चे यहाँ पर कह रही है, देखो ये वाली बच्ची कहती है इट फील्स लाइक अ म्यूजियम ऑफ इंडिया, ये तो म्यूजियम लग रहा है इंडिया का। ठीक है, अब ये आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे अशोका एम्बलम, आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उन्होंने ब्रिज कोर्स में पढ़ा होगा इसके बारे में, आई थिंक था उसमें अशोका एम्बलम। अशोका एम्बलम सिंपली क्या है, आप लोगों ने बाकी क्लास 7th में भी है इसके बारे में, तो आप लोगों ने ओल्ड बुक भी होगी तभी आपने पढ़ा होगा।
अशोका एम्बलम क्या है, बेसिकली अशोका ने, आप लोगों को याद होगा जो सारनाथ पिलर था, ठीक है, उसमें इन्होंने जो है उसको बनवाया था हमारे लायंस को, 4 लायन है, एक का फेस ऐसे, एक का फेस ऐसे, एक का फेस ऐसे और एक का फेस पीछे की तरफ, ये था। और नीचे जो है यहाँ पर इस तरह से गोल यहाँ बना हुआ पूरा का पूरा घूम के चारों तरफ इस तरीके से, उसमें देखो धर्मवीर चक्र है यहाँ पर, उसमें हॉर्स है, बुल है, लायन है, और आपका ये था हॉर्स बुल लायन, और आपका हॉर्स बुल लायन एंड एक कैमल थे, मे बी एक यहाँ पे और एनिमल थे, ठीक है। ये जो है 4 उसके अंदर एलिफेंट, ओके ठीक है, तो हॉर्स बुल लायन और एलिफेंट ये आपके 4 उसके अंदर एनिमल्स थे, और सबके बीच में यहाँ पे धर्मवीर चक्र था, जो कि हर एक एनिमल किसी ना किसी चीज को दर्शा रहा था। इसको जो है हम अपने एम्बलम जो है मानते हैं, जो कि अशोका के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसको जानते हैं हम अशोकन एम्बलम के नाम से। देखो मैम यहाँ पे कह रही है, देखो बच्चे यहाँ पर एक सरदार जी ने यहाँ पर बोला है, दिस न्यू बिल्डिंग हाउसेस सो मेनी एंशिएंट सिंबल्स, कहते हैं यहाँ पर इस नई वाली बिल्डिंग में बहुत सारे एंशिएंट, बहुत पुराने पुराने सिंबल्स को, बहुत पुरानी पुरानी चीजों को यहाँ पे दर्शाया हुआ है। अब देखो कौन कौन सी पुरानी पुरानी चीजें हैं, कहते हैं अंदर आप वॉल्स यहाँ पर देखोगे जो कि डेकोरेटेड हैं, उनपे कार्विंग हो रखी है, कुछ ना कुछ बना हुआ है दीवारों पे, कुछ ना कुछ कढ़ाई हो रखी है। कढ़ाई का मतलब बेसिकली क्या है, कुछ छपवा रखा है उनपे, कुछ कार्व करा रखा है, गड़वा गड़वा के जो से इंस्क्रिप्शन बने होते थे उस टाइम के। आप लोग यहाँ पर दिख रहे हैं पिकॉक, आपको यहाँ पर दिख रहा है, डेकोरेशन कर रखी है यहाँ पर। लोटस है यहाँ पर, लोटस देखो कहाँ दिख रहे हैं लोटस, ये रहे लोटस, ये बना रखे हैं दीवार पे। टेम्पल के पैटर्न है, देखो यहाँ पर ये क्या है, ये सब टेम्पल के पैटर्न दिखा रखे हैं। फ्रीडम फाइटर्स की फोटो है, देखो ये रही है फ्रीडम फाइटर्स, भगत सिंह जी की फोटो है। ट्राइबल आर्ट है, आदिवासी लोगों तक को यहाँ पर दिखा रखा है, हर एक कम्युनिटी को, हर एक लोगों को यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है। तो मैम बोल रही बिल्कुल, डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि उसको अपनी अलग, डेमोक्रेसी में यहाँ पर क्या होता है, आप आगे की तरफ बढ़ते रहो, लेकिन अपनी रूट्स को, अपनी फाउंडेशन को, अपनी नींव को मत भूलो, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन, यहाँ पे चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे आते हैं, शुरुआत करते हैं। कहते हैं इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज अचीव्ड थ्रू ग्रेट सैक्रिफाइसेस बाय मेनी पीपल ऑफ द कंट्री आफ्टर इयर्स ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। कहते हैं इंडिया को जो आजादी मिली है वो बहुत सालों तक हमने बहुत सेक्रीफाइस करा है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, सब लोगों ने हमारे कंट्री के, जिन्होंने जब कॉलोनियल रूल था, यानी कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का राज था, उससे लड़कर हम लोग बहुत टाइम के बाद हमको जो है आजादी मिली है। कहते हैं द सिटीजन्स ऑफ अ फ्री कंट्री कुड नाउ मेक डिसीजंस अबाउट देयर ओन गवर्नेंस। अब जो हमारी कंट्री के फ्री सिटीजन्स हैं, मतलब बेसिकली फ्री कंट्री के सिटीजन्स हैं, वो यहाँ पर जो है अब खुद डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शासन में पार्टिसिपेशन डायरेक्टली वो लोग जो है कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। कहते हैं द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो था इस वाली चीज में, इस नो एपोक ऑफ लाइफ, एपोच ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर नया एरा शुरू हो रहा है बेसिकली, इसमें यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या थी कि जब हम लोग आजाद हो गए, आजाद होने के बाद सबसे पहली मेन चीज क्या थी, इट वाज ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कि हमारे आजाद भारत के लिए एक संविधान बनाना, ताकि हम, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा अलग अलग डाइवर्सिटी है, अलग अलग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब भी अलग अलग होता है, वही वाली बात है इंडियंस वाली ना, जो मैंने अभी बताया था, पीछे का बैकग्राउंड है ना, बार बार रिपीट करो मैम, दोबारा रिपीट करो, तो ये चीज है। ओके, तो मैं कह रही हूँ यहाँ पर कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं, सबके अलग अलग रिलीजन है, सबके अलग कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, सब कुछ यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं। उन सब लोगों के लिए यहाँ पर एक साथ रहने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए, ताकि वो सब लोग जो एक साथ मिलजुल कर रह सके, इसके लिए जो है संविधान बनाया जाता है। कहते हैं ये जो कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है ना, इसका यहाँ पे वर्ड क्यों लिखा है, कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है जिसके अंदर हर एक चीज यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे इंक्लूड करी हुई है, हर एक बात का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। एक ये नहीं कि ब्रीफ में बना दिया बस, एक जिस्ट सा एक समरी प्रिपेयर कर दी, नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बहुत ध्यान से यहाँ पर इसको बनाया गया है, एक एक चीज को यहाँ पे इंक्लूड करके। इट लेट द फाउंडेशन प्रिंसिपल फॉर द नेशन, कि भाई नेशन के लिए जो उसके नींव रखने के जो सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं इंक्लूडिंग दैट ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को भी यहाँ पर रखा गया है, बिकॉज उसका मतलब क्या होता है आप लोग को पता है, जो कि सारे ही अडल्ट सिटीजन को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, किसी बेसिस पे बिना कोई भेदभाव करे सबके पास जब वोट करने का अधिकार हो, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 5 में। कहते हैं द पीपल ऑफ आर लाइक इंडिया, हमारे जो कंट्री के लोग हैं, दे डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु बिकेम मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए
कहते हैं यहाँ हम लोगों ने ऑलरेडी ऐसी चीजें पढ़ी हुई है चैप्टर 5 में, इसलिए बार बार कह रही हूँ, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, हम्बल रिक्वेस्ट यू, प्लीज पहले जाकर एक बार पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 जरूर, अगर क्वेश्चन आंसर्स नहीं भी देखने हैं लेकिन पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 1 और 2 प्लीज जाके पहले उस वाली वीडियो को चेकआउट करके आओ चैप्टर नंबर 5 की। उसके बिना इस चैप्टर पे जब मत करना, मैं फिर बार बार मना कर रही हूँ। अगर फिर आप लोगों ने नीचे कमेंट करी कि मैम समझ में नहीं आया तो मैं डांटूंगी, सच्ची बता रही हूँ, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, पहले एक बार जाके चैप्टर नंबर 5 जरूर देखकर आओ, ठीक है। ओके अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारी कंट्री के लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं ना। वो रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? अब देखो सारे ही लोग हैं, लाखों करोड़ों की जनसंख्या है, क्या हम सब लोग एक साथ जाके पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं? नहीं ना। तो हम सब लोग क्या करते हैं, अपने बिहाफ पर, हमारे बिहाफ पर कोई डिसीजन ले सके उसके लिए हम लोगों में से या कोई भी पार्टी यहाँ पर कोई कैंडिडेट खड़ा करती है, वो कोई भी यहाँ पर है, हम सबको यहाँ पर देखकर किसको हमें करना चाहिए, हम अपने ही लोगों में से एक रिप्रेजेंटेटिव को, एक पर्सन को यहाँ पे इलेक्ट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे बिहाफ पर जाके पार्लियामेंट में हमारे लिए आवाज उठाएगा, हमारे लिए लॉज बनाएगा। उसी पर्सन को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। और वही जो पर्सन है जाके वो लोकसभा का मेंबर बनता है, वही इंसान जो है, दूसरा इंसान जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनता है, और ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहते हैं मेजोरिटी ग्रुप जो होता है इन्हीं सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में से वो गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है, फॉर सपोज अगर बीजेपी के यहाँ पे कैंडिडेट जो है ज्यादा है, वो जो है जीत जाते हैं, तो बीजेपी के सारे कैंडिडेट में से कोई एक पर्सन होगा जो कि गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अच्छा, तो पार्लियामेंट जो है क्या है, वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है हमारी गवर्नमेंट की, जो कि लॉज बनाती है हमारी कंट्री के लिए। जिस पता है आप लोगों को, हमारी कंट्री की सबसे मेजर, सबसे सुप्रीम, सबसे ऊपर कौन सी लेजिस्लेटिव यानी कि लॉ बनाने वाली बॉडी है, वो कौन है? आपकी पार्लियामेंट है। स्टेट के लेवल पे लेजिस्लेटिव बॉडी कौन सी होती है? दैट इज आर स्टेट लेजिस्लेचर्स या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। कहते हैं इसमें क्या होता है आपके पार्लियामेंट के अंदर, इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जो भी यहाँ पर लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जिनको हम लोगों ने इलेक्ट करा है, उस वो यहाँ पर इन सब इसके अंदर होते हैं, और वो कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट काम कर रही है उस काम को। The government can therefore be seen as functioning with the people's consent। और जो गवर्नमेंट है यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि वो काम करती है, जो यहाँ पे क्या करेगी, मतलब बेसिकली काम करेगी वो लोगों के कंसेंट पे। बेसिकली क्या कर रहा है उसने, गवर्नमेंट कैन बी देयरफॉर सीन एज फंक्शनिंग, गवर्नमेंट यहाँ पर जो भी काम करेगी वो लोगों के कंसेंट से करेगी, लोगों की हामी होने के बाद, लोगों की परमिशन से यहाँ पर गवर्नमेंट काम करती है ना। यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि आप लोगों के लिए एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं कि अभी तक 17 लोकसभा जो है अभी तक बैठ चुकी है, 18th वाली जो लोकसभा है वो अभी जून 2024 में अभी इलेक्शन हुए थे पार्लियामेंट के, लोकसभा के, तब जो है 18th वाली लोकसभा बैठी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली लोकसभा कब बैठी थी, तो वो आपकी बैठी थी 1952 में, क्योंकि आप लोगों को पता है जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, ये जो फर्स्ट टाइम जो जनरल इलेक्शन हुए थे वो आपके 1951-52 में हुए थे, ठीक है जी। ओके अब देखो बात करते हो पार्लियामेंट की बहुत अच्छे से। पार्लियामेंट में बेसिकली बोलते हैं कि इस कंपोज्ड ऑफ प्रेसिडेंट, एक तो भैया पार्लियामेंट में कौन होता है, आपका प्रेसिडेंट होते हैं, एक आपके पार्लियामेंट में होती है लोकसभा, एक आपकी होती है बच्चा राज्यसभा। जो लोकसभा होती है इसको हम बोलते हैं लोअर हाउस, जो नीचे वर्क कर रही है, इसको हम हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, इस लोकसभा के अंदर मैंने आप लोगों को बता रखा था लास्ट क्लास में भी कि ये जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी होती है। इसमें आपका जो लेजिस्लेचर वाला पार्ट है, जो लॉ मेकिंग वाला पार्ट है, उसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है, पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट में आपके जो है लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, और एक आपका कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट अलग तरीके से काम कर रहा है, लोकसभा राज्यसभा ये यहाँ पर दो आपकी सभाएं हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर होती है। लोकसभा को मैंने बोला भैया ये अच्छा देखो दोनों के इलेक्शन किस तरीके से होते हैं, जो भी यहाँ पे लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, बिकॉज ये लोअर हाउस है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं बच्चा आपके इलेक्टेड मेंबर्स। कैसे मेंबर्स होते हैं, इसके मेंबर्स आपके होते हैं बेटा इलेक्टेड, कि आप इन लोगों को यहाँ पे इलेक्ट करते हो। यहाँ पे जो है हमने देखा था पूरे ही कंट्री को हम कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यानी कुछ एरियाज में डिवाइड करेंगे, और वो कितने एरिया थे लोकसभा के लिए, दैट वाज 543 एरियाज, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम इंडिया को बांटेंगे, और जिसमें से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी अपना एक कैंडिडेट लाएगी। ध्यान सुनो, दोबारा बता रही हूँ, ध्यान सुनना, आप अपना एक कैंडिडेट खड़ा करेगी, ठीक है, बीएसपी अपना एक कैंडिडेट खड़ा करेगी, सबने जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनको लड़ना है उन्होंने अपना एक एक कैंडिडेट को खड़ा करा। अब नाउ फॉर सपोज यहाँ पे इन तीनों के बीच में लड़ाई हो रही है इस वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड भी होती है, जो भी उस एरिया की पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड होती है, बनती है, वो फॉर्म होती है।
अब मैंने बोला फॉर सपोज इस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,000 लोग रह रहे थे। अब क्या हो रहा है कि भाई 10,000 लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे, तो बीजेपी को फॉर सपोज वोट मिलते हैं आप लोगों के, मान लो 6,000, ठीक है। अच्छा, यानी कि 6,000 लोगों ने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट करा। आपके लोग, आपका जो कैंडिडेट था जिसको आपने खड़ा करा था अपनी तरफ से, उसको वोट मिलते हैं 5,500, 5,000 ज्यादा हो जाएंगे, जो 10,000 कैसे होंगे, उसको मान लो मैंने बोला 3,500 उसको वोट मिलते हैं। अब यानी कि ज्यादा वोट किसको मिले, बीजेपी को, तो बीजेपी का जो कैंडिडेट होगा वो इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाएगा। यानी कि अब जो एक आपका कौन बन गया ये, अब जो भी पर्सन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गया वो आपका बन गया एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि वो जीत गया है तो पार्लियामेंट में बैठेगा वो इंसान आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, आपने उसको इलेक्ट करा है, आपने उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, तो ये जो पर्सन है वो क्या कौन बन जाएगा, आपका एमपी बन जाएगा, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई। दोबारा मैंने आप लोगों को ब्रीफ में बता भी दिया, ये आपका बनेगा एमपी, यानी कि वो बन गया आपका पार्लियामेंट का पार्ट बन गया वो यहीं से। अब क्या होता है, इस तरीके से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक एमपी आएगा, ये बात क्लियर हुई। और इस तरीके से आपके लोकसभा में कितने बैठेंगे, अलग अलग पार्टीज के, मान लो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको वोट ज्यादा मिल गए, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीएसपी को ज्यादा वोट मिल गए, इस तरीके से करते करते 543 जो एमपी हैं ये जाकर लोकसभा में बैठते हैं। अब जिस भी पार्टी को ज्यादा वोट मिले होंगे, फॉर सपोज बीजेपी है, अगर वो इन 543 में से मान लो 272 वोट्स जो है, 272 कॉन्स्टिट्यूएंसी से मान लो अगर बीजेपी को ही वोट मिलता है, तो ये क्यों मेजोरिटी पार्टी है, बिकॉज इसका हाफ करोगे ना 543 का, +1 करोगे तो आपका 273 ही आएगा, ये 272.5 आएगा समथिंग, 273 मान लेंगे। तो मान लो इसी को जो है पूरे के पूरे 273 वोट्स यहाँ पर मिल गए, तो ये जो पार्टी है मेजोरिटी पार्टी हो गई, ये जो है वो जीत गई। जिस भी पार्टी को ज्यादा वोट मिल जाए, फॉर सपोज अगर एक को मिले हैं 200, एक को मिले हैं 150 और एक को मिले हैं रिमेनिंग के फॉर सपोज आपके 100 समथिंग, जो भी यहाँ पर वोट्स होने थे, अब यहाँ पे जैसे मान लो 350 हो जाएंगे और ये फिर यहाँ पर और 100 हो जाएंगे, तो अभी भी कमी है, ये 450 है। मान लो इसको मिले आपके 200 कर दूं, नहीं मैं इसको करूंगी 190 और थोड़े से इसके वोट बढ़ा दो, जैसे भी यहाँ पर हुआ। लेकिन सबसे मेजर वोट किसको मिले हैं, सबसे ज्यादा वोट मिले हैं आपके बीजेपी को, तो बीजेपी का जो कैंडिडेट था, बीजेपी यहाँ पर है, तो जो भी उसका लीडर यहाँ पर होगा वो आपका बन जाएगा कौन, आपका वो बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर। अब यही जो प्राइम मिनिस्टर होता है, अब आगे इसका प्रोसेस हम देखेंगे, अभी टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया। अच्छा, अब जो आपका राज्यसभा होता है जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि अपर हाउस होता है। अब देखो, यानी कि मैंने क्या बोला, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एक आपका प्रेसिडेंट है, वो ऊपर बैठे हुए हैं अलग है। अब नीचे आपका एक होता है लोकसभा, एक होती है आपकी राज्यसभा। जो लोकसभा है उसका मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि आपके यहाँ पे कौन होता है, जो भी आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपी जो है वो आपके यहाँ पे आके बैठते हैं। जो भी यहाँ पे लोकसभा के राज्यसभा के दोनों के मेंबर्स होते हैं, किसी के मेंबर है, हर वो पर्सन कौन है, वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बिकॉज वो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। ठीक है जी। अब यहाँ पर राज्यसभा, अब राज्यसभा क्या बेसिकली क्या कर रही है, यार एक सेकंड आप ना रुकना, एक सेकंड रुकना, बस मैं ना जरा लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा दूं, बिकॉज ये चार्जिंग इसकी खत्म हो जाएगी। हाँ, चार्जिंग खत्म हो लेगी इसकी, 34% है। चलो अभी देखते हैं, जब तक चल सकते तब तक चलाते हैं, फिर बिल्कुल ही खत्म होने वाली होगी तब हम लगा देंगे। अच्छा, कहते हैं यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है आपका, जिसके अंदर लोकसभा भी राज्यसभा भी है, इस वाले, क्योंकि देखो दोनों यहाँ पे दो हाउसेज हैं, दो चैम्बर्स हैं, दो चीजें, इसलिए इसे हम बोलते हैं आपका बाई कैमरल सिस्टम। तो वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर दो हाउसेज होते हैं, इसे हम बोलते हैं आपका बाई कैमरल सिस्टम। अगर आपका सिर्फ एक ही चैम्बर होता, फॉर सपोज अगर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही होती, तो ये होता आपका यूनी कैमरल, बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्या होता है वो यूनी कैमरल होता। लेकिन अभी क्या हमारे पास बाई कैमरल है। अच्छा, अब देखो ये आपको दिखा रखा है, अंदर से न्यू वाली जो बिल्डिंग है उसमें लोकसभा का चैम्बर, और जो न्यू वाली बिल्डिंग है उसके अंदर राज्यसभा का चैम्बर। लोकसभा के अंदर बच्चा आपको बताऊं आपके होते हैं 543 मेंबर्स, और राज्यसभा के अंदर आपको बताऊं तो आपके होते हैं 245 मेंबर्स। ठीक है जी। लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 5 आपने देखा हुआ है कि राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन किस तरीके से होता है। आपने आपने अपने लोगों में से आपने कुछ एमएलए को इलेक्ट करा होगा। एमएलए कौन होते हैं बता रखा था लास्ट क्लास में मैंने, कि जो आपके स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एमएलए। आपने जो है एमएलए को इलेक्ट करा, और हर एक एमएलए ने यहाँ पर राज्यसभा के कैंडिडेट के लिए वोट करा। तो ये जो है, ये जो आपके राज्यसभा के जो आपके इलेक्शंस होते हैं, मैंने बताया था वो आपके इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, इसलिए बार बार बोल रही हूँ, प्लीज एक बार जाके पहले चैप्टर नंबर 5 की सारी ही वीडियोस को चेकआउट कर लो, उसके बिना इस चैप्टर में मत आना, मैं फिर भी कह रही हूँ।
कहते हैं यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर इंडिया के, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं लोकसभा के लिए। कैसे? डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, जो कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस्ड होता है। सब हर एक इंसान जो है वोट करता है, कोई भेदभाव नहीं करा जाता है। कहते हैं जो मैक्सिमम नंबर्स के यहाँ पर कैंडिडेट्स होते हैं इस लोकसभा के अंदर, वो होते हैं आपके 550। अच्छा, ये मैक्सिमम है कि भाई इससे ऊपर नहीं जाएंगे। 550 जो यहाँ पे सीट वहां पे जो है वो होते हैं, लेकिन इलेक्शन कितने पे होते हैं आपके? सिर्फ और सिर्फ 543 पे होते हैं। ये जो है मैक्सिमम है कि इतना ही जाएगा बस, लेकिन करंटली कितने हमारे पास? 543 है। अच्छा, पहले क्या था? पहले 545 थे, 2 मेंबर्स और थे एक्स्ट्रा, और वो 2 मेंबर्स जो थे उनको प्रेसिडेंट जो है ना अपॉइंट करता था, वो इलेक्टेड नहीं थे। अब जो है उनको हटा दिया गया 2020 के बाद। अब जो है सिर्फ और सिर्फ 543 मेंबर्स हैं। राज्यसभा के जो एमपी होते हैं, मैंने बोला उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है उस इलेक्टोरल कॉलेज से, जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बता दिया एमएलए के द्वारा। एमएलए कैसे आए, एक बार जाके प्लीज जाके प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर लो। कहते हैं दोनों ये जो यहाँ पे राज्यसभा है, जो भी यहाँ पर है, ये राज्यसभा के जो मेंबर्स है और यहाँ पर जो एमपी यहाँ पर लोकसभा में रिप्रेजेंट होते हैं, ये सब यहाँ पे पॉपुलेशन के बेसिस, मैंने बताया कि जो भी यहाँ पर पॉपुलेशन होगी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उसके बेसिस पे हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड करते हैं, उसी के बाद जो है इलेक्शंस होते हैं। अब देखो नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं, मिस आउट नहीं करना है। वी आर अवेयर दैट सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट अदर कंट्रीज। कहते हैं यहाँ पर हमें ये चीज पता है भाई कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पार्ट है वो हमने क्या करा, दूसरे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी का, फ्रांस का, इटली का, हमने इन सब कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ना कोई एक आधा चीज यहाँ पर ली हुई है। इवन कहते हैं कि जो आपका ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था, हमारा मेजर जो हमारा संविधान बना हुआ है वो उसी वाले एक्ट से बना हुआ है। और प्लस 10 कंट्रीज हैं जिनसे हमने कोई ना कोई प्रोविजंस अपने संविधान में इंक्लूड करने के लिए लिए हैं। इवन एक बात बताऊं तो इसी चीज की वजह से, क्योंकि देखो हमारे जो ड्राफ्टर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने हमारे संविधान का ड्राफ्ट प्रिपेयर करा था, आप लोगों ने पहले भी उनका नाम सुना होगा, ही इज बी आर अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी। उन्होंने जो है ये किया था प्रिपेयर। अब इसकी वजह से उनको ये कहा गया था कि भाई तुमने तो जो है जो बाकी आपके मैं कहूंगी कंट्रीज के जो संविधान है उनसे आपने सिर्फ चोरी करा, आपने सिर्फ सामान लिया है उनसे, आपका खुद का क्या है संविधान में हमारा। तो उन्होंने ये बात कही थी कि भाई मैंने जो है अपनी कंट्री में उन चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करा है जिस पे भी मुझे लगा, हम सबको बेसिकली यहाँ पे लगा कि हाँ हमारी कंट्री में उसकी नीड है। फॉर सपोज यहाँ पर हमारे इंडिया में आपको पता है कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ पे कोई साउथ अफ्रीकन या साउथ अमेरिकन का तो कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई गोरे या काले का बहुत ज्यादा। इंडियन स्किन टोन सबका यहाँ पर नॉर्मल ऐसा ही होता है, गेहूं रंग ही हम लोगों का होता है। लेकिन अफ्रीका में क्या था भाई, काले गोरे का बहुत ज्यादा था। तो हमने क्या पता हम उससे वो वाली चीज भी लेते, लेकिन हमने वो चीज नहीं ली। यानी कि उन्होंने कहा कि जिस चीज की हमें नीड लगी, मुझे लगा कि हाँ हमारी कंट्री में उसकी बहुत जरूरत है, मैंने उन्हीं चीजों को जो है यहाँ पर अपने संविधान में इंक्लूड करा है। अच्छा, कहते हैं जो आप ब्रिटेन का यहाँ पे सिस्टम था, सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, जहां पर पार्लियामेंट यहाँ पे सुप्रीम, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है, इसमें प्राइम मिनिस्टर का इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। अगर आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लास्ट क्लास में बताया था, अगर प्रेसिडेंशियल है इसमें जो है क्या रहेगा, आपका प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा रोल रहेगा। लेकिन अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा रोल रहेगा। कहते हैं यहाँ पर however there were also experiences that our freedom fighters and जो constitution makers थे had the practical experience gained through participation in British colonial governance structures। कहते हैं इसलिए आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हो कि हमने सब कुछ उनसे लिया है, बल्कि जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने और हमारे संविधान जो बनाने वाले लोग थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन लोगों ने जो भी ब्रिटिशर्स के अंडर रहकर जो उनके संविधान, उनके शासन से यहाँ पे सीखा है, जो उन्होंने यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस समझा उसका, जो उन्होंने यहाँ पे बेकार चीज समझी, उनसे जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट अपनाया, वो सब जो चीज थी हमने यहाँ पर अपने संविधान में इंक्लूड करी है। चाहे बहुत लिमिटेड वे में करी है, लेकिन हमने यहाँ पर बहुत सी चीजें यहाँ पे इंक्लूड करी है। इवन जो हमारा पहले का जो स्ट्रक्चर था, फॉर सपोज अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री में महाजनपद के बारे में क्लास 7 में भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। महाजनपद जो थे, जो पहले के रिपब्लिक थे, जिसमें खासकर आपके वाजियन मल्ला, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कॉन्फेडरेसी, वो इसमें खासकर आते थे। विलेज की पंचायत के बारे में जो कि कलेक्टिव डिसीजन लेते थे, हमने वो सब भी चीजें अपने संविधान में इंक्लूड करी है। इसलिए हमारा जो संविधान है, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमने औरों से यहाँ पर सिर्फ उधार ही लिया हुआ है।
ओके अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विच इज एक्सटेंसिव डिस्कशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग वेदर इंडिया शुड हैव अ बाई कैमरल सिस्टम। कहते हैं यहाँ पर अच्छा इस चीज के ऊपर भी बहुत डिस्कशन हुआ था कि भाई इंडिया में भी क्या बाई कैमरल सिस्टम होना चाहिए, क्या लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जरूरत है क्या, मतलब एक लोकसभा है जिसमें सब लोग जो है हम लोगों ने खुद ने रिप्रेजेंट करके लोगों को भेजा है वही काफी है, राज्यसभा की क्या जरूरत है। ये वाला फंडा भी जो वाला पॉइंट था यहाँ पर संविधान की सभा की डिबेट्स में भी काफी ये उस टाइम पे आया था। ये फील करा गया था फिर कि बस एक डायरेक्टली इलेक्टेड जो हाउस है आपका लोकसभा है यानी कि वो इनएडिक्वेट होगा, वो पर्याप्त नहीं होगा टू मीट द चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कि भाई जो भी यहाँ पर आजाद भारत के जो चैलेंजेस होने वाले हैं उन सबको फेस करने के लिए सिर्फ एक हाउस का होना काफी नहीं होगा, वो अकेला फेस नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने फेडरलिज्म को ध्यान में रखे। नाउ व्हाट इज फेडरलिज्म, प्लीज अंडरस्टूड, फेडरलिज्म का मतलब होता है जहां पे हमारी कंट्री में एक पावर जो है वो डिवाइडेड हो, सारी के सारी जो पावर हो वो किसी एक गवर्नमेंट के पास ना हो, कुछ पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास हो, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, कुछ पावर लोकल यानी कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज वाली गवर्नमेंट के पास हो। तो सब कुछ यहाँ पर होना चाहिए, किसी एक के हाथ में सारी पावर ना हो, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली बात है सेंटर के पास अगर मोदी जी के पास सारी पावर आ जाएगी तो ऑब्वियसली बात है वो भी एक टाइम पे आकर अपनी पावर का मिसयूज शायद कर सके, शायद वो कर ले। ठीक है, अगर सारी पावर रेखा गुप्ता के पास आ जाएगी तो वो भी अपनी पावर का मिसयूज करेंगी, इसलिए पावर कहां पे डिवाइड करा गया था, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। तो ये इसको ध्यान में रखकर यहाँ पे सोचा गया था कि सारी ही पावर लोकसभा के हाथ में देना वो सही नहीं होगा, इसलिए इस बात को ध्यान में रख के हमने यहाँ पे राज्यसभा जिसे हम कहते हैं अपर हाउस, जिसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो कि स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज यहाँ पे स्टेट्स में आपके बैठते हैं एमएलए, आपको पता है ये चीज, एमएलए बैठते हैं और यही जो एमएलए होते हैं वो अपने स्टेट से किसी कैंडिडेट को राज्यसभा में इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए से काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं बिकॉज उसको ही रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को, इसको जो है नीड रखा गया, इसलिए यहाँ पे राज्यसभा की नीड यहाँ पे रखी गई फेडरलिज्म को ध्यान में रखकर। एंड द कॉम्पोजिशन और जो प्रोसेस यहाँ पर था और राज्यसभा में इलेक्शन का वो हमने पहले पढ़ लिया, यहाँ पे आपको बता दिया है काफी अलग था ये। कहते हैं इंडिया जो है वो फेडरलिज्म में प्रैक्टिस करता है जिसमें एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पर पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सेंटर के बीच में, स्टेट के बीच में और लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में। दिस सिस्टम हेल्प्स टू कीप द बैलेंस बिटवीन नेशनल यूनिटी। अब ये सिस्टम जो आपका है ना जिसमें लोकसभा है राज्यसभा है, लोकसभा में यहाँ पर इलेक्टेड लोग है, राज्यसभा में यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं, यहाँ पे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके पास थोड़ी ज्यादा पावर होती है लोकसभा के पास और राज्यसभा के पास थोड़ी सी कम पावर होती है। अब आप लोगों को नाम से लगा होगा लोकसभा जिस लोअर हाउस, तो यहाँ पे इसके पास पावर कम होगी, एंड राज्यसभा विच इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसके पास पावर ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप ये आगे पढ़ोगे कि लोकसभा के पास थोड़ी सी पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं ये जो आपकी चीज आई इससे जो है बैलेंस बना रहा नेशन की यूनिटी के बीच में, नेशन लोग जो एक साथ रहने में और लोकल के इंटरेस्ट को, बिकॉज लोकल्स को हमने इंक्लूड करा, हमने जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत है, म्युनिसिपैलिटीज है, हमने उसमें यहाँ पे उनको यहाँ पे इंक्लूड करा है, तो इनका भी यहाँ पर इंटरेस्ट है वो बना रहेगा। क्लियर हुई ये वाली बात? ठीक है जी। अब देखो अगर नेक्स्ट बात करूं यहाँ पर मैं आपके फंक्शंस की, फंक्शन क्या क्या है, बैटरी है ना अभी कितनी है यार, अभी चल जाएगी। ठीक है, आई थिंक इतना ही लेक्चर हो पाएगा, इतने देर चल जाए तो आई रियली होप सो कि चल ही जाए। कहते हैं फंक्शन की बात करते हैं, अब इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं उसको पढ़ेंगे। कहते हैं ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्लीज इस बात को याद रखना, जिस तरीके से आपकी हर एक क्लास में एक सीआर होता है, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होता है या होती है, इस तरीके से जो भी यहाँ पर दोनों हाउसेस है पार्लियामेंट के, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, दोनों का एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जो कि इनको हेड करता है। इसका मेन काम क्या होता है कि सही तरीके से डिस्कशन जो हो रहे हैं, जो भी यहाँ पर डिबेट्स हो रही है वो सही तरीके से हो, उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कियोस, कोई लड़ाई झगड़ा, वो सब चीजें यहाँ पर पार्लियामेंट की मीटिंग्स में ना हो, उसके लिए बहुत जरूरी होता है यहाँ पर आपका एक ऑफिसर का यहाँ पर अपॉइंट होना। अच्छा, कहते हैं इन द लोकसभा द मेंबर्स इलेक्ट अ स्पीकर। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि लोकसभा में क्या होता है, तो जो लोग हैं यहाँ पर वो एक स्पीकर, अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि लोकसभा का हेड कौन होता है, लोकसभा का प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन होता है, तो वो आपका होता है स्पीकर। ठीक है जी, वो आपके होते हैं स्पीकर जो कि कंडक्ट करता है सेशंस को। वो देखो आपका अगर दिखाऊं, अगर पिक्चर में, अगर मुझे पिक्चर में समझ सकूं, दिख सके, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको इस तरीके से, ये जो यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पे लोग बैठते हैं एंड यहाँ पे आपको सीट दिख रही है यहाँ पे छोटी सी आगे की तरफ, यहाँ पे बैठते हैं आपके स्पीकर जी।
इस तरीके से यहाँ पे जो आपको बैठते हैं आपके वाइस, आगे आप देखोगे वाइस प्रेसिडेंट जी, यहाँ बैठेंगे आपके स्पीकर, ठीक है, इस तरीके से हेड करते हैं क्योंकि वो सारी की सारी ही मीटिंग्स को। तो ये ध्यान रखना यहाँ पर उनका काम है, मेंबर्स को बोलने के लिए अलाउ करना, डिसिप्लिन को मेंटेन करना, और ये ध्यान रखना कि रूल जो है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये सारा काम किसका, आपके स्पीकर का होता है इन लोकसभा। लेकिन राज्यसभा को प्रिसाइड कौन करता है, तो वो आपके करते हैं बच्चा कौन, वाइस प्रेसिडेंट। कौन करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि राज्यसभा के चेयरपर्सन के रूप में यहाँ पर वर्क करते हैं। तो प्लीज रिमेंबर कि लोकसभा को कौन प्रिसाइड कर रहा है, वो कर रहे हैं स्पीकर, और राज्यसभा को कौन प्रिसाइड कर रहे हैं, उसके हेड कौन है, तो वो आपके हैं वाइस प्रेसिडेंट, वीपी। ठीक है जी। अच्छा, वीपी से याद आया, स्पीकर जरा मुझे अभी आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में सर्च करके कि हाँ करंट हमारे लोकसभा के स्पीकर अभी कौन बने हैं 2024 में। एंड अभी चलो ये आपको मैं बताती हूँ, ये न्यूज है बिल्कुल अभी, कि अभी जो नए वाइस प्रेसिडेंट जी आए हैं, मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था अभी 2 दिन पहले या परसों की क्लास में, कि सीपी राधाकृष्णन जी, उन्होंने जो है नए अभी वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बने हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी को हटाकर, क्योंकि उनको जो है कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, हार्ट प्रॉब्लम वगैरह, तो उनको हटा दिया गया था, वो खुद रिजाइन करा था उन्होंने। अब जो है हमारे सीपी राधाकृष्णन जी नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं हमारे इंडिया के अभी कुछ दिन पहले। देखो आपको मिस आउट नहीं करना है, यहाँ पे दिखा रखा है द सिंगोल, सिंगोल जो कि एक गोल्ड प्लेटेड, देखो आपको दिख रहा है गोल्ड पे, गोल्ड का प्लेट यहाँ पे सिंपल यहाँ पे परत चढ़ाई हुई है, सिल्वर का वैसे एक्चुअल में है, ये स्पेक्टर है, was symbolically handed over to पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, हमारे आजाद भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिन बच्चों को नहीं पता था बता दिया, जिनको पता था वेरी गुड। कहते हैं फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उनको जो है ये दे दिया गया था। नाउ ये क्या होता है, आप लोगों ने ब्रिटिशर्स में जरा कभी भी देखना, ब्रिटिशर्स के जो मोनार्क होते हैं ना, उनके हाथ में ना एक छड़ी काइंड ऑफ होती है, मैं छड़ी बोलती हूँ उसको, ऐसे ऐसे ले लेकर डोलते रहते हैं वो लोग आराम से उसको। ठीक है, मेरे पास अभी यहाँ पे ना सामने मतलब ऐसे दूसरे मैं कहीं और हूँ, अभी यहाँ पे नेट नहीं चल पाएगा यहाँ पर, बिकॉज लैपटॉप में इतना यहाँ पे नेट नहीं है, बिकॉज फोन का यहाँ पे आ रहा है हॉटस्पॉट के थ्रू, तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, वाईफाई यहाँ पे नहीं है। तो जब मैं आपको इसकी आप खुद पे का जरा पिक्चर आप सर्च करना है, इसका आपको दिख रहा है इस तरीके से, कोई संगोल यहाँ पे इसको बोलते हैं, आपको दिख रही है छड़ी काइंड ऑफ इस तरीके से होती है, वो अपने हाथ में लेके घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, उसको ना मोनार्क का एक प्रतीक मानते हैं। ठीक है, बेसिकली कहते हैं 14 अगस्त को जब यहाँ पे आजाद हुआ था भारत, तो हमारे पावर के ट्रांसफर को दिखाने के लिए कि भाई ब्रिटिशर्स जो पावर का ट्रांसफर है वो इंडियंस के पास हो गया है, इस आपके सॉरी देखो आप जरा मुझे एक कुछ सेकंड्स यहाँ पर मुझे दो आप, ठीक है, मैं अभी जस्ट ना चार्जिंग पे लगाती हूँ, ठीक है, जस्ट कुछ सेकंड्स दो, मैं चार्जिंग पे लगाती हूँ। यस, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, चाहे लेक्चर और आधा घंटा खींच जाए तब कोई इशू ऐसा सच नहीं होगा। ठीक है, चलो अब जरा पढ़ लेते हैं। कहते हैं ये जो यहाँ पे रखा गया था, मतलब बेसिकली इसको कहते हैं कि आज के टाइम पे नई वाली जो लोकसभा बनी है, इस नई वाली लोकसभा में स्पीकर की जो चेयर है उसके पास उसको रखा जाता है, और ये दर्शाता है इस चीज को कि भाई सही तरीके से जो डिसीजन है वो राइटियस तरीके से, सही तरीके से और जस्ट तरीके से, बहुत न्यायपूर्वक तरीके से जो है यहाँ पे राज करा जाए और सही डिसीजन जो है वो लिए जाए। ओके, कहते हैं डेटिंग बैक टू द चोला पीरियड की तरफ अगर आप जाओगे, उस टाइम की बात करोगे बहुत पुरानी, तो ये जो संगोल थी वो न्यू रूलर्स को जो है दी जाती थी, उनको ये बताने के लिए भाई आपको जो काम यहाँ पे करना है वो धर्म से करना है, सही काम यहाँ पे करना है। और इसके टॉप पे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे नंदी महाराज, जो कि आपके होते हैं महादेव के, जो कि जस्टिस को दर्शाते हैं, दिख रहे हैं आपको यहाँ पे नंदी महाराज छोटे से बिल्कुल, ये यहाँ पर आपको दर्शा रखा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे सिंपली कुछ भी नहीं कहते हैं, पार्लियामेंट्री जो डिस्कशंस है वो सब जो है सुन सके, सब तक जो है पहुंच सके, इसके लिए इनको जो है बहुत सारी मल्टीपल, यानी देखो बहुत सारी मल्टीपल मतलब कुछ बहुत सारी फिर बोल रही हूँ, मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो है इनको प्रोवाइड करा गया। पहले यहाँ पर 12 लैंग्वेजेस थी, बाद में जो है 6 लैंग्वेजेस को और जोड़ा गया, और कहते हैं और लैंग्वेजेस जो है फ्यूचर में इसमें ऐड होंगी, ताकि हर प्रकार का जो हर एक रीजन का जो लोग है वो इसको सुन सके।
अगर देखो बात करते हैं एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके पार्लियामेंट की वो ये है इंश्योर करना। अब देखो, अब मैं आपको बताया लेजिस्लेचर का काम, मैं बताया था आपको कि लेजिस्लेचर का काम होता है बच्चा आपका लॉज को बनाना। क्या काम है? लॉज को बनाना। इसमें आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी आते हैं जो कि हर स्टेट की होते हैं, मैंने बता रखा चैप्टर 5 में। और आप पार्लियामेंट भी आता है जो कि पूरे ही इंडिया का एक होता है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों होती है। ये इलेक्टेड है डायरेक्टली और ये है इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, इसके मेंबर्स को हम बोलते हैं एमएलए, इसके दोनों ही मेंबर्स को मिला के बोलते हैं एमपी। ये चीजें आपको पता है, ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं ऑलरेडी, बताने की बार बार नीड तो आई होप रियली कि नहीं ही पढ़नी चाहिए। अच्छा, उसके अब ये देखो, अब भी नहीं हो रहा कि होगा कहां से, मैंने ले ही नहीं रखा। ठीक है, ये कुछ चीजें यहाँ पर हुई। फिर देखो, अगर नेक्स्ट मैं बात करूं कि भाई आपका जो है एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, कि जो भी यहाँ पे लॉज बनाए गए हैं लेजिस्लेचर के द्वारा उन सब लॉज को इम्प्लीमेंट करना। अब मैंने बता रखा है कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन होता है, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपकी वाइस, आपके जो वो है वाइस प्रेसिडेंट है, आपके प्रेसिडेंट है, और प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करने वाले, उसके अंडर काम करने वाले, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सारे के सारे, वो सब पार्ट है आपका किसका, एग्जीक्यूटिव का। इन लोगों का मेन काम क्या होता है, ये देखना कि लॉस को सही तरीके से इंप्लीमेंट करा गया है, उनको लागू करा गया है या नहीं करा गया है। और ऑब्वियसली बात है, ये भी उतना ही जरूरी है जितना कि लॉस को बनाना जरूरी है। यानी कि एक आपका हुआ लेजिस्लेटिव फंक्शन जहां पे लॉस को बनाने की बात करी गई, और एक आपका है एग्जीक्यूटिव फंक्शन जहां पे इन लॉस को एग्जीक्यूट करने की बात करी जा रही है। लेजिस्लेटिव फंक्शन यहाँ पे किसने करा, लेजिस्लेचर ने करा। अब चाहे वो लेजिस्लेचर आपका बेशक आपके पार्लियामेंट था, ठीक है। और ये जो आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो कौन कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव करते हैं, जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अच्छा, कहते हैं यहाँ पर इसमें कौन कौन है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यहाँ पे चूज करा जाता है सारे ही एमपीज में से, दोनों ही हाउसेस के। नाउ प्लीज इस बात को जरा याद रखना, ये एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है दोनों ही हाउसेस में से, दोनों ही हाउसेस के एमपीज में से वो हो सकते हैं। और ये जो मिनिस्टर्स हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल दोनों हाउसेस के लिए है। फिर भाई अगर दोनों हाउसेस से आ रहे हैं, दोनों हाउसेस के लिए होने चाहिए, लेकिन नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं आपके वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए अकाउंटेबल है, लोकसभा के लिए आंसरेबल है, लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, कि जो भी यहाँ पे काम करेंगे उनका जवाब जो है उनको लोकसभा को देना पड़ेगा। ये बात जरा प्लीज आप लोग एमसीक्यू बेसिस के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस बात को जरा याद रखना। अब देखो हम बात करेंगे आगे आपके कुछ लेजिस्लेटिव फंक्शंस की, कौन कौन से लेजिस्लेटिव फंक्शंस है हमारे पार्लियामेंट के। इसमें देखो यहाँ पर कहते हैं बेसिकली पार्लियामेंट के कौन कौन से कानून बनाने वाले, लॉज को बनाने वाले फंक्शंस हैं उनकी बात करेंगे। कहते हैं यहाँ पर कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर कुछ की फंक्शंस यहाँ पर देता है जो कि पार्लियामेंट को पूरे करने होते हैं, और इनको क्लासिफाई करा हुआ है। फर्स्ट एक आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमने कौन कौन से काम करे हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर होती हैं पार्लियामेंट के द्वारा, वो बताया गया है। सेकंड यहाँ पर लॉ मेकिंग फंक्शंस। थर्ड आपके एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव की क्या अकाउंटेबिलिटी है, एग्जीक्यूटिव किस तरीके से जवाब देता है पार्लियामेंट को वो। और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी क्या है, पैसों को लेकर क्या जवाबदेही है, वो हमको यहाँ पर हम आज इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक का मैंने आज आपने पढ़ाना ही पढ़ाना है आपको। अच्छा, अब देखो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस की। कहते हैं आपको जो प्रीवियस आपने लेसन्स पढ़े हैं डेमोक्रेसी गवर्नेंस वगैरह पे, आप यहाँ पे देखो बात करूं अगर मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस की, तो यहाँ पर कहते हैं जो यहाँ पर इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, जो यहाँ पे इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होती है, जो अब यहाँ पर चेंजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब क्या है, पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस होते हैं। कहते हैं पार्लियामेंट जो है वो डायरेक्टली इंटरेस्टेड होता है, इंटरेस्टेड नहीं बोल रही मैं, इंटरेस्टेड बोल रही हूँ, लगा होता है उसमें, वो जागरूक होता है, वो उसमें काम कर रहा होता है विद अपहोल्डिंग द कोर वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो पार्लियामेंट होता है वो डायरेक्टली उसका यहाँ पर क्या रहता है कि जो भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की मेन वैल्यूज हैं, जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज हैं, उन सब पे यहाँ पर काम करना, जो मेन यहाँ पर चीजें हैं, जो संविधान के मेन सिद्धांत है जिनको हमको फॉलो करना होता है, तो जो पार्लियामेंट है वो उसको बांध के रखता है, उस काम को अच्छे से करता है।
अब वो कौन कौन से हैं? पहली बात, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अनेबल रखना, उसको ध्यान रखना उसका यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू, ये भी हमारे होता है। सेकंड यहाँ बोल रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स यहाँ पे करना लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या है? लेजिस्लेचर के पास अपनी अलग पावर्स है लॉस को बनाने की, अपने अलग काम करने की, एग्जीक्यूटिव के पास अपनी अलग पावर है लॉस को इंप्लीमेंट करने की, और जुडिशरी के पास अपनी अलग पावर है उन सबको ये देखने की कि वो वैलिड है या नहीं है, वो जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन सबका यहाँ पर ध्यान रखने की कोर्ट के पास ये पावर है। तो यहाँ पर क्या सेपरेशन ऑफ पावर्स यहाँ पर इन तीनों ही ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में होता है, और इसको इंश्योर कौन करता है? आपका पार्लियामेंट ही करता है। नेक्स्ट बोलो अगर मैं, इंश्योरिंग फेडरलिज्म, फेडरलिज्म यानी कि जहां पे पावर्स यहाँ पे शेयर होती हैं सेंटर, स्टेट और लोकल के बीच में भी, और तो यहाँ पर इसको जो इंश्योर करना दैट इज कॉल्ड आपका फेडरलिज्म। तो यहाँ पर ये काम कौन करता है? आपका पार्लियामेंट करता है। फोर्थ यहाँ पर कह रहे हैं आप होल्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय फ्रेमिंग न्यू लॉज एंड पॉलिसीज। कहते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे लॉज एंड पॉलिसीज वगैरह बनाना जिससे हम अब जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके मौलिक अधिकार हैं आपके कुछ, वो आपके पास रहे। और दूसरा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है स्टेट पॉलिसी के, विच इज कॉल्ड डीपीएसपी, यानी कि ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे सिद्धांत जो अगर कोई भी सरकार यहाँ पर कोई भी लॉ बनाती है तो इन सिद्धांतों का उनको ध्यान में रखकर कोई लॉ बनाया जाए, उन्हें हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कि वो जो है क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट की जो स्टेट की जो पॉलिसीज हैं उन सबको डायरेक्ट करने वाले, एक डायरेक्शन दिखाने वाले कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि सिद्धांत होते हैं। समझ में आ गई ये वाली चीज? अच्छा जी, अब देखो नेक्स्ट अगर बात करूं यहाँ पे लॉ मेकिंग की, प्लीज जरा ये वाला पॉइंट थोड़ा लेंथी हो जाएगा, जरा इस वाले पॉइंट को ध्यान से सुनना, बिकॉज ये सब चीजें आपकी ओल्ड वाली बुक में कहीं पर भी नहीं थी कि हाँ एक जो लॉ है, एक जो कानून है वो किस तरीके से बनता है, तो वो आपको जो यहाँ पर समझाया जा रहा है। लॉ मेकिंग किस तरीके से होती है? कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबसे पहली सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लेजिस्लेचर की होती है वो होती है टू मेक लॉज, यानी कि कानून को बनाना। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड आउट एन एलेबोरेट एंड रिगरस प्रोसेस, बहुत एलेबोरेट तरीके से, ज्यादा आसान भी नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल सा सही सा यहाँ पर प्रोसेस यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है एक लॉज के बनने का, जिस तरह से भी लॉज बनाए जाएंगे। कहते हैं अ लॉ इज जनरली ब्रॉट इनटू फोर्स थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एन एक्ट। कहते हैं यहाँ पर जो एक लॉ होता है वो किस तरीके से बनता है? लॉ बनता है बच्चा आपके एक मैं कहूंगी एक एक्ट के थ्रू। अगर कोई कानून आएगा, फर्स्ट सपोज अगर मैं बोलूं एक ऐसा कानून आ गया है जिसमें अब वुमेन को भी अधिकार है, एक वुमेन भी रिजर्वेशन मिला है वुमेन को भी कि 33% जो सीट्स होती है वुमेन के लिए अब जो है लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व कर दी जाएंगी। जैसे पहले आपको पता है SC ST वगैरह के लिए जो सीट्स होती हैं वो हमारे लोकसभा में, और हमने देखा है लास्ट क्लास चैप्टर नंबर 5 में देखा है हमने कि लोकसभा में और राज्यसभा में SC ST के लिए, इन दोनों के लिए ही सीट रिजर्व है। 543 में से हमने देखा था बच्चा 84 सीट्स SC के लिए और आपकी 47 सीट्स ST के लिए, ये जो है रिजर्व्ड है कि इतनी सीट पर सिर्फ और सिर्फ वही बैठेंगे। ऐसे ही कहते हैं कि 33% जो सीट्स है अब से वो आपकी वुमेन के लिए आएंगी। तो ये कानून बना है। अब ये देखो कैसे आया, एक एक्ट के थ्रू आया ना, आया कैसे? एक्ट के थ्रू आया, वो यहाँ पर बात करी गई है। अब इसका प्रोसेस जो है वो शुरू कैसे होता है? पहले आप आता है एक आपका संविधान, आपका मतलब मैं कहूंगी पार्लियामेंट में पहले आता है बिल। क्या आएगा भैया? बिल आएगा। या तो वो आपका चाहे गवर्नमेंट बिल हो चाहे वो प्राइवेट मेंबर का बिल हो। अब ये गवर्नमेंट बिल क्या होता है, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है आपको नहीं जानना है, फिर भी बहुत सिंपल सी भाषा में गवर्नमेंट बिल का मतलब होता है जो एक मिनिस्टर जो बना हुआ है पर्सन, सारे एमपीज में से मैंने बताया था, सारे एमपीज में से प्राइम मिनिस्टर जो बनेगा आपका, जिसके पास जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा और वो प्रेसिडेंट के साथ मिलकर अपने ही कुछ एमपीज में से अपने पार्टी के लोगों चाहे अलग पार्टी के लोगों, उसकी मर्जी है अपनी, यूजुअली अपने पार्टी के लोगों को मिनिस्टर्स के रूप में अपॉइंट करता है और यही जो मिनिस्टर्स होते हैं फिर वो आपके एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनते हैं। पढ़ा हुआ है हमने। अब यहाँ पे कहते हैं अगर मिनिस्टर कोई बिल लेकर आ रहा है, एक सिंपल से एक ओपिनियन लेकर आ रहा है, भाई ऐसा होना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कर देना चाहिए, उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट बिल। अगर सिर्फ एक पर्सन जो एमपी है अगर वो कोई बिल लेकर आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। अच्छा, अब ये आपको नहीं जानना था, ऑल्दो पता नहीं मैंने क्यों थोड़ी सी गा दी। कहते हैं एक बिल यहाँ पर जो कि ड्राफ्ट होता है उस प्रपोज्ड लॉ का, वो इंट्रोड्यूस करा जाता है पार्लियामेंट में और बहुत एक लॉन्ग जर्नी, एक बहुत एफर्टफुल जर्नी यहाँ पर होती है उसके एक्ट बनने से पहले। बेसिकली यहाँ पर क्या है, अब बिल क्या होता है? बिल अगर पूछ जाए व्हाट इज अ बिल, तो बिल इज सिंपली अ ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज्ड लॉ। भाई मेरे दिमाग में कुछ पर्सपेक्टिव आया कि भाई ऐसा एक कानून होना चाहिए, मैं प्रपोज कर रही हूँ कि भाई लॉ होना चाहिए, मैं किसी को प्रपोज नहीं कर रही हूँ,
मैं आपके एक लॉ प्रपोज कर रही हूँ आप लोगों के आगे कि जो है ये होना चाहिए, ये ड्राफ्ट है उसका कि भाई ये जो चीजें यहाँ पर मैंने सोचा है कि इसके अंदर जो है होनी चाहिए, मैंने एक बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, एक लॉ मैंने यहाँ पर प्रपोज करा आप लोगों के आगे, दैट इज सिंपली कॉल्ड बिल। अच्छा अब देखो यहाँ पे दिखा रखा है किस तरीके से आपका राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, जिसको हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के नाम से भी जानते हैं, वो किस तरीके से आया था उसके बारे में यहाँ पर वो लॉ अपने बारे में क्या बोलता है वो यहाँ पर दिखा रखा है। कहते हैं, अब देखो लॉ की यहाँ पर खुद लाइन बोल रहा है कुछ, लॉ यहाँ पर कह रहा है माई रूट्स लाई इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाई जो मेरी नींव है, जो मेरी फाउंडेशन है आरटी एक्ट की, एजुकेशन वाले एक्ट की, कि भी सब एक पर्सन को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो है हर बच्चे को दी जाए, ये जो इसकी नींव रखी गई है वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं है लेकिन वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। जब संविधान आया था तो संविधान के अंदर ही आर्टिकल 51 आर्टिकल, हाँ 51 ए के आर्टिकल 51 में आर्टिकल 36 से लेकर के क्या बोलते हैं, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 में आपके पास कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे सिद्धांत जिनको सरकार अगर कोई भी लॉ बनाए तो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर फिर ये लॉज बनाए जाए। एग्जाम्पल के लिए उसमें से एक सिद्धांत था जैसे आपका फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का, कि हर एक बच्चे को जो है फ्री और कंपल्सरी जरूर ही जरूर एजुकेशन मिलनी चाहिए, एक सर्टेन एज तक वो मिलनी कम से कम चाहिए। एक था इसके अंदर फॉर सपोज कि हमें जो है इंटॉक्सिकेशन करना चाहिए, ड्रिंक्स वगैरह का जो ड्रग्स वगैरह होते हैं वो सब का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। एक इसके अंदर सिद्धांत आपका फॉर सपोज कि गाय को नहीं मारना चाहिए, स्लॉटर ऑफ काउस को रोकना चाहिए। इस प्रकार से जो है कुछ सिद्धांत हमारे पास रहते हैं कि अपने एनवायरमेंट का ध्यान रखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब कुछ टाइप की चीजें हैं बेसिकली। कहते हैं हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो चाहते थे कि जब यहाँ पर हम आजाद हुए, आजाद होने के एक दशक के अंदर ही यानी कि 10 साल के अंदर ही मुझे जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, लेकिन मुझे जो है इम्प्लीमेंट नहीं करा गया। इससे जो है मेरी कंट्री के बहुत सारे बच्चे जो है वो एजुकेशन तक उनकी पहुंच नहीं पहुंच पाई, ये बताया यहाँ पे। फिर यहाँ पर कह रहे हैं लेकिन अर्ली 1990s में यानी कि 1910, 1920, 1930 के आसपास जो है क्या हुआ था, कुछ लोगों ने कोर्ट में आर्ग्यू करा कि भाई मैं तो जो है ना फंडामेंटल राइट्स के अंदर ऑलरेडी हूं, मतलब एक आपका अधिकार आता है बेसिकली। देखो सब कुछ तो मैं क्या आपको ब्रीफ बता दूं कि हाँ क्या है एक्चुअल में इसके अंदर, खुद ही पढ़कर, कि राइट टू लाइफ जो आपका होता है आर्टिकल 21, मैं इसके अंदर ऑलरेडी हूँ, इनहेरेंटली हूँ, अंदर हूँ इसके, में इंटरनली हूँ मैं, क्योंकि देखो राइट टू लाइफ का मतलब होता है हमारे पास जीने का अधिकार है। अब ना जीने के अधिकार में ऑब्वियसली बात है पढ़ने का अधिकार हमारा इंक्लूड होता ही होता है कि पढ़ेंगे भी हम। तो कहते हैं कुछ लोगों ने यहाँ पे कोर्ट में आर्ग्यू करा, सुप्रीम कोर्ट नहीं जैसे यहाँ पे लिखा है कोर्ट में यहाँ पे आर्ग्यू करा, भाई राइट टू लाइफ में ऑलरेडी पढ़ने का अधिकार है, इसको अलग से क्या इंक्लूड करना। लेकिन कुछ सालों बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर ये कहा गया कि अगर मुझे इंप्लीमेंट कर दिया गया तो 2002 में, अगर 2002 में मुझे अगर यहाँ पे करा जाता, बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं इसको, बेसिकली यहाँ पे कहा गया कि मुझे जो है क्या करा गया, मेरे को ये बोला गया कि अगर मुझे इंप्लीमेंट कर दिया गया तो 2002 में एक आर्टिकल यहाँ पर इंक्लूड होता है आर्टिकल 21A, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का अधिकार दिया जाएगा। और ये एक्ट आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 की 86 यानी कि 86 बार संविधान में चेंजेस करे गए, तो वो जो है एक्ट आया। लेकिन कहते हैं 6 साल बाद भैया मेरे को जो है राज्यसभा में रखा गया, राज्यसभा के कुछ, क्योंकि देखो कोई भी अगर बिल होता है तो या तो वो बिल पहले लोकसभा में जाएगा या वो बिल पहले राज्यसभा में जाएगा, जहां के भी लोगों ने उसको प्रपोज करा है, कोई भी प्रपोज कर सकता है, ठीक है। अगर राज्यसभा के लोगों ने यहाँ पर करा, किसी एक ने उठ के, तो राज्यसभा में जो है पहले घूमेगा, और राज्यसभा में जब सब लोग उसकी परमिशन दे देंगे, एक पर्टिकुलर मेजोरिटीज है, फॉर सपोज ½ मेजोरिटी है कि 245 लोगों में से 128 लोगों ने या 129 लोगों ने यहाँ पे इस लॉ को अलाउ कर दिया कि हाँ जी ऐसा हो जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। 122, 123 ऐसे होता है, उसने अलाउ कर दिया। लेकिन अगर वो आपका बिल जब वो लोकसभा के अंदर आता है तो पहले उसमें से 273 मेंबर जो अलाउ करेंगे, तब वो बिल जो लोकसभा में पास होगा, उसके बाद जो बिल है वो दूसरे हाउस में जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर चलता है। कहते हैं यहाँ पर मेजर जो यहाँ पर डिबेट हो रही थी वो यहाँ पर हो रही थी फंडिंग को लेकर, कि नए स्कूल्स अगर यहाँ बनेंगे, तो एजुकेशन एक्ट की बात कर रहे हैं कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसके लिए हमें स्कूल बनवाने पड़ेंगे, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, बिल्डिंग लगेगी, सब कुछ लगेगा, यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे लगेंगे, और वैसे बात है वो यहाँ पे कॉस्टली होने वाला है। तो यहाँ पर कहते हैं 2008 तक एमपीज ने यहाँ पर सोचा कि हाँ जी अब तो जो है टाइम आ ही गया है, नहीं हो पाया, लेकिन अब तो ये होगा ही होगा।
और 2009 के इलेक्शंस के बाद जो नई गवर्नमेंट यहाँ पर बनती है वो मुझे जो है पास कर देती है। लोकसभा में पहले मैं पास होता हूँ, उसके बाद अब बेसिकली यहाँ बोला गया पहले जो है वहां पर हो गया, अब जो है लोकसभा में मैं पास हो जाता हूँ, उसके बाद मुझे प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया आप लोगों को कि कोई भी बिल होता है, पहले मैंने बोला कि वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस होगा, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो। देखो प्रॉपरली यहाँ प्रोसेस जो है दोबारा बता रखा है प्रोसेस। फिर उस बिल की रीडिंग करी जाएगी। अब देखो कहते हैं कि रीडिंग क्यों कर रहे हैं, सबने बोल तो दिया। रीडिंग करने का मतलब बेसिकली ये होता है कि फॉर सपोज भाई जिसने बताया भाई ऐसा जो है लॉ मैं लेकर आया हूं तो ऐसा होना चाहिए, अब उस बिल की रीडिंग करी जाएगी। जो लोग क्या पता बिकॉज ऐसा कहते हैं कि उस टाइम पर जो है पार्लियामेंट में कई लोग जो है ब्रिटिशर्स के टाइम पे कॉन्सेप्ट आया था रीडिंग ऑफ बिल वाला, कई लोग जो उस टाइम पे इलिटरेट होते थे तो वो पढ़ नहीं पाते थे तो उनको पढ़ के सुनाना पड़ता था, तो कहते हैं रीडिंग ऑफ द बिल यहाँ पर हुआ। अब बिल की रीडिंग होने के बाद वो जो बिल है वो किसी स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी का सिंपली यहाँ पर मतलब क्या होता है, एक परमानेंट कमेटी यहाँ पर होती है, एमपीज की बनी होती है वो, जो कि गवर्नमेंट की हर एक पॉलिसी को, हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज को यहाँ पर गवर्नमेंट की हर एक एक्टिविटी को स्क्रूटिनी करती है। स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा डिटेल के साथ उसकी जांच पड़ताल करती है। वो करने के बाद मतलब वहां पे जाएगा, उसने यहाँ पर देखा हर एक मतलब लोकसभा की एक होगी यहाँ पर, राज्यसभा की इस तरीके से यहाँ पर होती है, एमपीज वगैरह सब लोग उसके अंदर होते हैं। तो एक स्टैंडिंग कमेटी के पास वो गया, उसके बाद कह रहे हैं अब वो यहाँ पर उसको पूरे ही उस क्लॉज में, पूरी लोकसभा में अगर हुआ है वो, जहां जिस भी हाउस में वो आया है उस हाउस में उसके बारे में बताया जाएगा, उसका उस पर बात करी जाएगी और क्लॉज बाय क्लॉज एक एक लाइन पढ़कर उसको डिस्कशन करा जाएगा। अगर इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो अमेंडमेंट्स यानी कि चेंजेस करने हैं कुछ, उसको उस पर जो है वोटिंग करी जाएगी। उसके बाद जो है बिल पर वोटिंग होगी। अब देखो फॉर सपोज सिंपल सी बात यहाँ पर क्या है, एक हाउस में मैंने जो है मैं थी, फॉर सपोज मैं एक एमपी हूँ, मैंने जो है बिल को इंट्रोड्यूस करा, मैंने बिल को पढ़ के सुना दिया जी ऐसे ऐसे ऐसे, या फिर कोई क्लर्क वगैरह है तो वो पढ़ के सुना देगा, वो हुआ। अब हमारी लोकसभा के एमपीज जो होते हैं ना, उन्हीं एमपीज की ना एक यहाँ पे कमेटी होती है, कुछ एमपीज की मिलाकर स्टैंडिंग कमेटी है, जो कि यहाँ पर उस बिल को बहुत अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करके उसको देखेगी कि हाँ सही है नहीं है। उसको लगा ठीक है, ठीक, अब वो बिल जो पूरे के पूरे लोकसभा के सामने दोबारा से आ जाएगा। लोकसभा जो उस बिल को कंसिडर करेगी, उसको पास करने का यहाँ पे सोचेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, पास करने से पहले क्लॉज बाय क्लॉज एक एक वर्ड यहाँ पर पढ़ के, फॉर सपोज अगर मैंने बोला है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, इसको यहाँ पर एक एक क्लॉज पे डिस्कस करा जाएगा कि फ्री होनी चाहिए, कंपल्सरी होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर बोला है 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को, तो अब जरूरी है 6 साल ही हो, जरूरी है 14 ईयर्स ही हो, हर एक क्लॉज पे डिस्कस करा जाएगा। अगर कोई अमेंडमेंट होनी है यानी कि अगर कोई चेंज होना है उस पर वोटिंग करी जाएगी, और फिर अब जब बिल रेडी हुआ है तो उस पूरे वो बिल पे वहां पे वोट करा जाएगा कि ऐसा सही है नहीं है। अगर यहाँ पे सबने वोट करा तो वो जो बिल है अब वो जाएगा दूसरे हाउस में यानी कि राज्यसभा में जाएगा, और फिर वहां पे होने के बाद उसको मिलेगा प्रेसिडेंट का असेंट यानी कि प्रेसिडेंट के साइन। अगर उस बिल पे प्रेसिडेंट का असेंट नहीं मिला है, अगर उस बिल पे प्रेसिडेंट के साइन नहीं हुए हैं, तो वो बिल जो है कभी भी एक्ट नहीं बन पाएगा। ये बात प्लीज याद रखना, a bill becomes an act only when it receives assent of the president. Please remember this particular line. ठीक है, कहते हैं फिर जो है गैजेट का यानी कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ जी अब जो बिल है वो लागू हो चुका है, ये जो चीज है वो ऑफिशियली यहाँ पर अब हो चुकी है। एंड दैट इज हाउ एक बिल जो है वो किस तरीके से यहाँ पर आपका लॉ एक्ट बनता है, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ ऐसे बिल होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ, प्लीज रिमेंबर दिस इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, जहां पर कुछ ऐसे बिल होते हैं जो कि फाइनेंशियल मैटर से डील करते हैं। फॉर सपोज टैक्सिंग का, टैक्सेशन की बात हो रही होती है, कुछ बोरो, कुछ कहीं से कुछ पैसे बोरो करने की बात हो रही होती है। ये जो बिल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाए जाते हैं, लोकसभा में ही जो है ये बिल इंट्रोड्यूस होगा। लेकिन हाँ कंडीशन ये है कि पहले क्या होगा, पहले आपको पहले ही प्रेसिडेंट की आपको रिकमेंडेशन लेनी होगी, आपको बताना होगा कि भाई आज जो है मैं मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, तो आपने पहले ही रिकमेंडेशन लेनी होगी। मतलब बेसिकली वो यहाँ पर आप लोगे तभी जो है मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा, कहां पर, लोकसभा में होगा। तो आपको कहते हैं इस बिल को जरूरत होती है कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट जो है आपको पहले उनसे पूछना होगा, पहले उनको बताना होगा। दिस इज कॉल्ड मनी बिल और ये एक्सक्लूसिव पावर होती है। अगर राज्यसभा के पास जो है बिल जाएगा तो राज्यसभा के पास सिर्फ ये पावर होती है कि वो इस बिल को 14 डेज तक डिले कर सकता है बस, वरना उसके पास कोई पावर नहीं कि वो इस बिल में कुछ भी चेंजेस कर सके। लोकसभा की अपनी मर्जी, चाहे वो उसको एक्सेप्ट करे चाहे ना करे। मनी बिल के मैटर में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है, इसलिए मैंने बोला था कि लोकसभा के पास पावर थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू राज्यसभा।
नेक्स्ट देखो बात करो अगर यहाँ पे मैं एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी की, किस तरीके से जो एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह, जो कि आपके एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, ये किस तरीके से अकाउंटेबल होते हैं, ये किस तरीके से आंसरेबल होते हैं, जवाबदेही होते हैं लेजिस्लेचर को, कि किस तरीके से ये लोग इसको जवाब देना पड़ेगा अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो। कहते हैं फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है भैया, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग द लॉज। ऑब्वियसली बात है, जो भी यहाँ पे लॉज बनाए गए हैं यहाँ पर लेजिस्लेचर के द्वारा, उन सब लॉज को इम्प्लीमेंट करना, उन सब लॉज को लागू करना, और गवर्नमेंट सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही, ये सब यहाँ पे देखना किसका काम है, आपके मिनिस्टर्स का काम है। सेकेंड यहाँ पे कहते हैं टेक डिसीजंस रिगार्डिंग डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि यहाँ पर जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट काम कर रही है उसमें हर एक एक दिन में यहाँ पे क्या क्या काम यहाँ पर हो रहा है, और वो जो काम हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के या लॉज के सिद्धांतों के साथ ही हो रहा है या अलग तरीके से तो नहीं हो रहा है, इसका यहाँ पे ध्यान रखना। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है आंसरेबल टू द लोकसभा, आप किस तरीके से जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो लोकसभा को जवाब देते हैं, तथा उसके बाद एक बार ध्यान से सुनना। एक यहाँ पे आपका फर्स्ट टाइम आपके एनसीईआरटीज में इंक्लूड करा गया ये पॉइंट अप टू 8-10 तक की क्लासेस में, दैट इज क्वेश्चन आर। देखो वीडियो 1 घंटे से लंबी हो चुकी, अब हो जाएगी 1 मिनट बाद, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे लंबा बेशक हो गया है, लेकिन चैप्टर पढ़ना है हम लोगों ने तो जरा कम पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, ओके। कहते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आर की बात करी गई है। क्वेश्चन आर का मतलब क्या होता है, ये लोकसभा में होता है बेसिकली। इसमें क्या होता है, जब भी यहाँ पे लोकसभा का सेशन शुरू होता है 1 घंटे का, जो फर्स्ट आवर जो स्टार्टिंग का बिल्कुल फर्स्ट 1 घंटा होता है, उसमें आपका होता है क्वेश्चन आवर। आप उस घंटे में क्या होता है, जो भी यहाँ पे एमपीज है सारे के सारे, वो यहाँ पर मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो जो एमपीज है आपके, बताया मैंने कौन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है जी। अब ये जो लोग होते हैं आपके यहाँ पे, तो हो कहां पे रहा है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होता है ये राज्यसभा में जो है वो नहीं होता है, ये बात भी जरा याद रखना। तो वहां पर होगा, तो जो भी यहाँ पे लोकसभा के एमपीज होते हैं वो सब यहाँ पर मिनिस्टर्स जो भी यहाँ पर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह, उन सबसे जो है वो क्वेश्चंस पूछते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपके कम से कम 60 से 70 होते हैं, 60-70, तो उनसे जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं, उनको जो है जवाब देना होता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बच्चा आपका क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर, ठीक है, प्लीज इस बात को जरा याद रखना। कहते हैं ये ऐसा प्रोसेस होता है जो कि पार्लियामेंट में होता है, जिसमें कि एग्जीक्यूटिव जो है वो अकाउंटेबल होता है, वो जवाबदेही होता है, और अपने सारे ही जो उसने काम करे हैं, कोई डिसीजन यहाँ पर ले रहा है, लिया है, कुछ करने का सोच रहा है, क्यों करा आपने, यहाँ पर ब्रिज क्यों बनवाया आपने, वो चीज क्यों करी, वो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछेंगे और उनको सबका जो आंसर्स देने होंगे। स्पेशल कमिटीज वगैरह भी यहाँ पर जो मीटिंग वगैरह करती हैं, जहां पर मिनिस्ट्रीज यहाँ पर ये बताते हैं, बेसिकली अपने एक्सप्लेन करते हैं उन अपनी पॉलिसीज के बारे में, वो भी कुछ चीजें यहाँ पे स्पेशल कमेटी वगैरह भी यहाँ पर होती हैं। और इन कमिटीज में कहते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के एमपी, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एमपी जो है पार्लियामेंट में बैठता है, और हर एक एमपी फॉर सपोज यहाँ पे अगर बीजेपी का एमपी तो जो है बीजेपी का भी होगा, किसी सॉरी किसी एरिया से बीएसपी का कैंडिडेट जीतेगा तो वो बनेगा, किसी एरिया से आपका कैंडिडेट जीतेगा तो वो भी एमपी बनेगा, ठीक है। अब ज्यादा वोट जिसको मिले होंगे उसके मेंबर्स, उसके ही लीडर को पीएम, वो जो लीडर होगा वो पीएम बनेगा, और यूजुअल सी बात है वो अपने ही लोगों में से किसी को जो है मिनिस्टर्स बनाएगा। अब ये जो सारे के सारे जो एमपी होते हैं, लेकिन ये सारी ही पार्टीज के, वो इन मिनिस्टर से जो है कुछ सवाल यहाँ पर पूछते हैं क्वेश्चन आवर वगैरह में, जिसका इनको जवाब देना ही देना होता है। और देखो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं, तो मैं इसको ज्यादा नहीं पढ़ूंगी, बिकॉज इसमें सिर्फ ये दिखा रखा है कि पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ सीरियस बातें नहीं होती, बल्कि कुछ पोइट्री, कुछ शेरो शायरी भी होती है, और कुछ हंसी मजाक की बातें भी यहाँ पर होती है। जैसे आपकी वो थी जो है, मतलब अभी भी निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने क्या बातें यहाँ पर कुछ पोइट्री वगैरह करी, क्या शायरी करी, कुछ यहाँ पर हंसी मजाक कैसा हुआ पार्लियामेंट में, उसकी यहाँ बात करी गई है, तो वो आपको सिंपली यहाँ पर दिखा रखा है, विच इज नॉट एट मच इंपॉर्टेंट, तो हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये आपको कुछ भी नहीं, यहाँ पर आयुष की फैसिलिटीज के बारे में बता रखा है, जो कुछ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में था यहाँ पर डिस्कशन, तो एक वो था यहाँ पर। एंड लास्ट पॉइंट जो आपका आता है भैया फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की, आखिर किस तरीके से जो आपका पार्लियामेंट फाइनेंसेस पे यहाँ पे ध्यान रखता है। कहते हैं कि जो पार्लियामेंट यहाँ पर वही अप्रूव करता है और वही ध्यान रखता है गवर्नमेंट के सारे ही एक्सपेंडिचर का, जो भी यहाँ पे एनुअल बजट के थ्रू उनको मिलता है, और कौन से यहाँ पर मिनिस्ट्री को कितना फंड एलोकेट हुआ है वो भी यहाँ पर पार्लियामेंट जो है पूरी नजर उस पर रखता है। बेसिकली यहाँ पर बोल रहे हैं, जब मैंने ये बोला भैया कि जो भी यहाँ पर लोकसभा है उसका यहाँ पे स्पेशल ध्यान रोल रहता है मनी बिल के अंदर। अगर आप कोई भी यहाँ पर मनी बिल यहाँ पर आ रहा है, भाई मुझे जो कितना पैसा जो है चाहिए, और सपोज यहाँ पर अब देखो हर साल एक जो है बजट एलोकेट होता है,
आप ये पता है 1 फरवरी को होता है कि इस साल जो है हम कौन कौन से काम करने वाले हैं, और उसका जो है बजट होता है कि भाई फाइनेंस सेक्टर में जो आपका, मुझे अगर बाहर काम करना है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, तो एक आपका रोड मिनिस्टर हुआ वो अपना बजट मांगेगा। अगर आपके डिफेंस के मिनिस्टर है आपके, वो अपने अलग बजट मांगेंगे। एडुकेशन का मिनिस्टर है वो अपना अलग बजट मांगेगा, भाई मुझे जो है इस बार ये काम करना है, उसके लिए जो है मुझे इतना जो है पैसा चाहिए, इतने करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, मुझे इतना चाहिए। अब ये सब जो है अप्रूव जब होगा, जब यहाँ पे पार्लियामेंट में डिस्कस हो जाएगा, तो इस तरीके से जो भी हम मिनिस्टर्स यहाँ पर पैसा मांगते हैं वो सब पहले पार्लियामेंट में अप्रूव होता है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज का पैसा भी जो है वो पार्लियामेंट में अप्रूव होता है। आपसे कह रहे हैं भैया, कहा ये जो पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है, आखिर वो पैसा होता किसका है? ऑब्वियसली बात है वो हम लोगों का पैसा होता है, सबके सब जो हम लोग टैक्सेस पे करते हैं, आपके पेरेंट्स टैक्सेस पे करते हैं, सब पैसा वो वही होता है। The government is expected to provide the necessary information to parliament in a timely and accurate manner। अब जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट आपकी होती है, फर्स्ट मतलब जो मिनिस्टर्स आपके होते हैं, उनको प्रॉपर जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है अपने डिसीजंस को लेकर, अपने पॉलिसीज को लेकर, अपने बजट्स को लेकर, हर एक चीज को लेकर डिसीजन एक सही तरीके से, बिल्कुल सही और बिल्कुल टाइमिंग पे उनको जो है प्रोवाइड करनी होती है पार्लियामेंट में। समझ में आ गया? एंड दैट वाज ऑल ऑफ योर चैप्टर। अभी हमने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट करा है, एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा उसमें प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन सब के बारे में, प्लस को जुडिशरी के बारे में, इनके बीच का डिफरेंसेस के बारे में हम लोग यहाँ पे उसको पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने एक दिन पहले ही मुझे बताया तो मैं एक ही पार्ट यहाँ पे अपलोड कर पाई, एक ही दिन में 2-2 पार्ट अपलोड करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज तबियत थोड़ी सी यहाँ पर स्टमक पेन वगैरह आज है, यू कैन अंडरस्टैंड। तो वो चीज यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर अभी नहीं कर सकती हूँ वो चीज। अभी भी गोली खा के लाइक पीसीएम वगैरह की, उसके बाद में वीडियो शूट कर रही थी, बिकॉज थोड़ा सा फीवर भी लग रहा था। लेकिन वीडियोस लाना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अब आपको अब लग रहा होगा कि मैम हर एक वीडियो में आपकी तबियत खराब हो रही होती है। हाँ, कई बार हो जाती है तबियत खराब, तो यूजुअली बिकॉज इंस्टीट्यूट में पढ़ाना, फिर यूट्यूब पे पढ़ाना, फिर ट्यूशन पढ़ाना, तो बोलते बोलते कई बार ना तबियत बहुत खिसक लेती है मेरी। आप लोग देखते हो व्लॉग्स में, ठीक है, तो कई बार ऐसा हो जाता है। बाकी थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखी हो तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी करो। 5000 बच्चे वीडियोस देखते हैं एक दिन में सबको मिलाकर, लेकिन 500 बच्चे भी, 50 बच्चे भी ढंग से सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो, मुझे तभी मोटिवेशन आएगी। 4K से आगे मैं तभी तो बढ़ पाऊंगी ना, आगे तभी बढ़ूंगी। अभी तक भी आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है, जो मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ी हूँ। मैंने कुछ महीनों में इतने सब्सक्राइबर जो अचीव करे हैं, 3 से 4 महीनों में। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। मैं बार बार कहती हूँ, लेकिन प्लीज और थोड़ा सपोर्ट करो कि वो जो चीज है वो और आगे जा सके, मैं और अच्छे से ग्रो कर सकूं, तभी मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट टाइमली यहाँ पर लेकर आ सकूंगी। अभी भी आप लोगों को पता है, मैंने बोला हुआ है क्लास 7th और 8th के लिए 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मैं आप वीडियो अपलोड कर दूंगी। एक बार जरा 9th की बुक बन के रेडी हो जाए, उसके बाद वो वीडियो अपलोड कर दूंगी कि मैं कौन सा इनिशिएटिव की बात कर रही थी, कि 7th और 8th के एसएसटी के लिए मैं वो इनिशिएटिव लाने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक की वीडियो देखी हो, थैंक यू सो मच। एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। बहुत से बच्चे शेयर भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कमेंट करके जाओ अच्छी अच्छी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आप लोग का एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।